हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में फर्स्ट पार्ट हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। यहाँ पे हेरिडिटी, इनहेरिटेंस, इसकी डेफिनेशन हमने देखी है, फिर जेनेटिक्स की डेफिनेशन हमने देखी है। सर ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, इनके बारे में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो लेसन में दिया है वो पढ़ा है। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल इन्होंने 7 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए थे पी प्लांट्स में। डोमिनेंट एंड रिसेसिव कौन सी कैरेक्टर है उसके बारे में भी हमने देखा है। फिर बाद में यहाँ पे मेंडल साहब का जो वर्क था वो वाइडली पॉपुलर क्यों नहीं हुआ उस टाइम, तो उसके रीज़न भी हमने देखे हैं। नाउ हियर मेंडल साहब की जो डेथ थी, डेथ ऑफ द मेंडल ऑकर्स इन 6 जनवरी 1884। फिर बाद में 16 साल बाद 3 scientists individually they studied Mendel's work and republished Mendel's work in 1900। जो 3 साइंटिस्ट थे, फर्स्ट ह्यूगो de Vries, he belongs to the Holland, then second कार्ल कोरेंस, he belongs to the Germany, and एरिक शेरमैक, he belongs to the ऑस्ट्रिया। तो ये तीनों साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल साहब का वर्क रीडिस्कवर किया, उसको रिपब्लिश किया इंडिविजुअली। तो यहाँ पे ह्यूगो de Vries थे, उन्होंने 1901 में फ्लोरा नाम के मैगजीन्स में मेंडल साहब का वर्क रिपब्लिश किया। इन 1901 ह्यूगो de Vries पब्लिश मेंडल्स वर्क वंस अगेन इन द मैगजीन फ्लोरा। तो जब रीपब्लिश हुआ मेंडल साहब का वर्क और सिंपल लैंग्वेज में जब इसका डिस्क्रिप्शन किया गया, तो बाद में मेंडल साहब का जो वर्क था वो वर्ल्ड वाइड उसको रिकॉग्निशन मिला, पॉपुलैरिटी मिली, और पता चला कि मेंडल्स वर्क वाज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। मेंडल यूज द टर्म फैक्टर, मेंडल साहब ने जो वर्ड यूज़ किया था दैट इज़ द फैक्टर, क्योंकि उस दौरान डीएनए आइसोलेशन टेक्निक, क्रोमोसोम, जीन्स ये कंसेप्ट नहीं थे। जिस दौरान मेंडल साहब ने काम किया तब जीन्स, क्रोमोसोम या डीएनए उसका कंसेप्ट नहीं था। तो मेंडल साहब ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो फैक्टर प्रेजेंट होता है वो सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है पेरेंट्स के। सोमेटिक सेल मींस बॉडी ऑर्गन फॉर्मिंग सेल, रिप्रोडक्टिव जर्मलाइन सेल छोड़ के जो होते हैं उसे हम बॉडी ऑर्गन फॉर्मिंग सेल्स को सोमेटिक सेल कहते हैं। तो मेंडल साहब ने कहा था कि इन सोमेटिक सेल ऑफ अ पेरेंट के सोमेटिक सेल में 2 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली एक मदर के साइड से आता है और एक फादर के साइड से आता है ऑफस्प्रिंग्स में। तो हर किसी पर्सन्स के सोमेटिक सेल में 2 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट होगा F1 जनरेशन में, जो नहीं होगा वो रिसेसिव होगा। ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। He visualized that the trait as such not inherited physically but by something present inside the gametic cell। मेंडल साहब ने कहा था कि समथिंग gametic cell में कुछ तो भी होता है। To this something he coined the term factor, और मेंडल साहब ने जो समथिंग था उसको फैक्टर ये कहा। That are responsible for the expression of a particular trait or the character। जो भी ट्रेट कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग्स में दिखाई देते हैं दैट शो द रिजेंबलेंस विद द पेरेंट्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो है फैक्टर। ही प्रपोज दैट फैक्टर्स आर पार्टिकुलेट इन द नेचर एंड द मेंडेलियन फैक्टर्स आर नाउ टर्म एज अ जीन। मेंडल साहब ने कहा था जो फैक्टर है वो पार्टिकुलेट इन द नेचर सोमेटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और बाद में जब जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता गया तो पता चला कि फैक्टर दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि जीन है। दिस फैक्टर्स आर ऑकर इन पेयर्स इन द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं उनके सेल में, सोमेटिक सेल में ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं एंड सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गमिट फॉर्मेशन विदाउट ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग। जब गमिट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द गमिट फॉर्मेशन, जैसे कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल में एग का फॉर्मेशन होता है, तो ड्यूरिंग द गमिट फॉर्मेशन मियोसिस प्रोसेस होती है और जो फैक्टर्स होते हैं वो सिग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, इंडिविजुअली सिंगली जो है सेपरेटली हो जाते हैं, मेल गमिट यानी स्पर्म में एंड फीमेल गमिट यानी कि एग में। तो ये डिस्क्रिप्शन मेंडल साहब ने फैक्टर्स के बारे में दिया था।
बाद में रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, ऐसे कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से हम देखते कि मेंडल साहब को जो है सक्सेस पॉपुलैरिटी मिली उनके एक्सपेरिमेंट्स में। हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर केयरफुली प्लान्ड एंड इन्वॉल्व लार्ज सैम्पल्स। अब हम देखते हैं जब भी हम कोई स्टडी केयरफुली करते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन, उसका डेटा जो है प्रॉपरली उसको मेंटेन करते हैं, तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मेंडल साहब ने नियर अबाउट 6 ईयर्स जो है वो काम किया था पी प्लांट पे, और उन्होंने जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया, प्रॉपरली मेंटेन रिकॉर्ड किया। ईच एंड एवरी जनरेशन का रिकॉर्ड उन्होंने मेंटेन किया। ईच एंड एवरी क्रॉस का जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने प्रॉपरली मेंटेन किया था। और उनकी जो सैम्पल साइज़ थी वो बहुत बड़ी ज़्यादा थी। ठीक है, जो उन्होंने क्रॉसिंग किया था, फर्टिलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की थी, तब जो प्लांट्स यूज़ किए थे वो 5-10 नहीं थे, मीन्स देयर सैम्पल साइज इज़ वेरी लार्ज। हम कह सकते कि थाउजेंड्स में भी वो थे, जिसकी वजह से जो डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ वो अच्छे तरह से मेंडल साहब को इजीली प्रेडिक्शन कर मीन्स ही कैन वेरी वेल easily analyze that data and represent in his own word। तो सैम्पल साइज ज़्यादा थी और उन्होंने केयरफुली उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो प्रॉपरली परफॉर्म किए थे। सेकंड जो रीज़न है दैट इज़ ही केयरफुली रिकॉर्डेड नंबर ऑफ द प्लांट्स ऑफ ईच टाइप एंड एक्सप्रेस हिज रिजल्ट एज अ रेशो। मेंडल साहब ने जब एनालिसिस किया, जो एक्सपेरिमेंट थे उसका एनालिसिस किया, तो उन्होंने उनके जो रिजल्ट्स थे वो इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो बताए थे। तो ये मेंडल साहब जो थे ही वॉज मैथमेटिशियन और बायोलॉजी में उन्होंने वर्क किया था, और उनका जो डेटा इंटरप्रिटेशन था वो इन द फॉर्म ऑफ रेशियो था। जैसे कि फिनोटिपिक रेशियो उन्होंने कहा था 3:1, 3 टॉल 1 डार्क, एंड जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:2, यानी कि 1 कैपिटल T, 2 कैपिटल T स्मॉल टी, और 1 स्मॉल टी, जो कि हम आगे देखेंगे। तो मेंडल साहब ने फिगर्स, नंबर्स, मैथमेटिक्स के यूज़ किए थे, रेशियो यूज़ किया था, जिसकी वजह से बाद में जब लोगों को समझ में आ गया तो उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो क्लियर कट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गए। इन द पी प्लांट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज। अब पी प्लांट में मेंडल साहब ने जब स्टडी किए थे तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से उनको डोमिनेंट रिसेसिव, ये जो न्यू टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी, तो वो प्रॉपरली उसको रिप्रेजेंट कर पाए, उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको प्रॉपरली वो एक्सप्रेस कर पाए। जैसे कि हम शेप ऑफ सीड होते हैं, शेप ऑफ सीड के बारे में देखेंगे तो राउंड और व्रिंकल्ड होता है। फिर सीड कलर जो है वो येलो कलर है और ग्रीन कलर है। बाद में पॉड शेप जो है इन्फ्लेटेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो 7 different contrasting characters were present in the pea plant, and due to this his results and experiments were very well analyzed, and he got success in the field of the genetics। The 7 different characteristics in pea plants were controlled by a single factor each। अब हम देखेंगे कि सीड शेप जो है यानी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर फैक्टर प्रेजेंट था। द फैक्टर्स आर लोकेटेड ऑन सेपरेट क्रोमोसोम। और जैसे हम कहेंगे कि ये 7 कैरेक्टर मेंडल साहब ने स्टडी किए थे, तो 7 कैरेक्टर के लिए सेपरेटली फैक्टर थे, 7 फैक्टर। तो ईच फैक्टर प्रेजेंट था वो सेपरेट क्रोमोसोम पे था, जिसके वजह से प्रॉपर सिग्रीगेशन, सेपरेशन जब मियोसिस में हुआ तो कौन सा भी कैरेक्टर जो है इंटरमिक्सिंग दिखाई नहीं दिया गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मेंडल वॉज वेरी लकी एज द फैक्टर्स which are responsible for the formation of the selected character by the Mendel, they are present on the separate chromosome। Then he introduced the concept of the dominance and recessiveness। मेंडल साहब ने जब डिस्क्रिप्शन दिया, एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, तब उन्होंने डोमिनेंस एंड रिसेसिव, ये जो कैरेक्टर है, मीन्स जो टर्मिनोलॉजी है, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, उसका इंट्रोडक्शन किया था लिटरेचर में जब उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था। तो इसके वजह से क्लियर कट जो है जो ऑडियंस थी तो उनको बाद में समझ में आ गया, जब 3 साइंटिस्ट ह्यूगो द व्रीज, कोरेंस और शेरमैक इन्होंने बताया, तो ये इजीली समझ में आ गया कि किसको डोमिनेंस कहते हैं, किसको रिसेसिव कहते हैं। तो ये सब दीज आर सम फैक्ट्स एंड दीज आर सम concept due to which what Mendel got the success in his experiments, and then he recognized as a father of genetics। okay, so friends here next जो टर्मिनोलॉजी है, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, वो 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे इसके 3rd पार्ट में, यानी कि अभी जो करंट शुरू है वो है 2nd पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।